क्लासेस। आज के वीडियो में बात करेंगे प्रथम विश्व युद्ध के क्या कारण थे। इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, एग्ज़ाम में आने वाला टॉपिक है, तो इसको अच्छे से तैयार करना। इस वीडियो में हमेशा इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स की वीडियोस ही बना के मैं अपलोड करूँगा। अगर किसी स्टूडेंट को कोई और टॉपिक चाहिए उसमें कि उसको लगता है कि यार ये वाला समझा दो एक बार, तो मुझे कमेंट कर देना, मैं वो टॉपिक भी पढ़ा दूँगा। ठीक है, तो चलिए अपना स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर आप सभी को पता है 1914 से लेकर 18 तक चला था। ठीक है, तो इसमें बहुत ज़्यादा जन हानि हुई थी, बहुत सारे लोग मारे गए थे। ठीक है, और इसके बाद वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ था, जिसके अंदर फांसीवाद हिटलर की मेन भूमिका रही थी, जिसने दूसरा विश्व युद्ध स्टार्ट कर दिया था, जिसमें कुछ संधियों का रोल ज़्यादा रहा था। अब वो कौन सी संधि थी वो आगे चल के पढ़ लेंगे हम। वारसा संधि थी वैसे तो, लेकिन स्टार्ट करते हैं, अपना समझते हैं। लेकिन आने वाली टॉपिक्स हैं ये, ठीक है, तो इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। तो देखो, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर तो ये सारी घटनाएं हैं कि औद्योगिक क्रांति आ रही थी, मजदूर वर्ग का शोषण हो रहा था, ठीक है, बड़े जो उद्योगपति थे वो आगे बढ़ते जा रहे थे, तो बहुत था, शोषण था, कि साम्राज्यवाद ये सारी चीज़ें उभर रही थी। ठीक है, और ऑस्ट्रिया के जो राजा थे उनकी हत्या कर दी गई थी, जिसमें बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ बढ़ गई थी कि भैया अब तो लड़ाई झगड़ा छिड़ेगा। तो ये सारे मेन कारण हैं वैसे, लेकिन हम पढ़ लेते हैं धीरे से। साम्राज्यवाद पहला है हमारा साम्राज्यवाद। जब प्रथम विश्व युद्ध से पूर्व यानी पहली लड़ाई होने से पहले यूरोपीय शक्तियाँ उपनिवेशवादी दौर में लगी हुई थी। उपनिवेशवादी का मतलब होता है ये कंट्री ना गुलाम बनाने में लगी हुई थी। जैसे इंडिया गुलाम था, तो हमारे देश में भी एक गुस्सा भरता जा रहा था। ठीक है, हमारे देश के नागरिकों को प्रथम विश्व युद्ध में भेज दिया गया, जो कि हमारी लड़ाई भी नहीं थी, तो हमारे गुस्सा तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली और बेल्जियम जैसे देशों ने एशिया और अफ्रीका में विशाल उपनिवेश स्थापित किए। मतलब बहुत सारे देश गुलाम बना लिए थे। जर्मनी, इटली जैसे नए राष्ट्र भी अधिक से अधिक उपनिवेश प्राप्त करने के लिए आक्रामक नीति अपना रहे थे। यानी कि दूसरों को देखा देखी ये भी बढ़ने लगे, भाई हम भी गुलाम बनाएंगे, हम भी गुलाम बनाएंगे। उस गुलाम बनाने की जो नीतियाँ थी वो हिंसक दमनकारी हो गई थी, इंसानों को इंसान नहीं समझ रहे थे इसमें। इससे उपनिवेशों को लेकर राष्ट्रों के बीच तनाव उत्पन्न होने लगा। साम्राज्यवाद ने विभिन्न देशों को प्रतिस्पर्धा बना दिया, शक्ति संतुलन को अस्थिर कर दिया, क्योंकि लोग तो भड़केंगे। जर्मनी की विषम नीति, इस नीति का उद्देश्य था कि जर्मनी को न केवल यूरोप की महाशक्ति बनाए रखना, बल्कि विश्व स्तर पर एक साम्राज्यवादी शक्ति के रूप में स्थापित करना भी था कि हम सबसे ज़्यादा शक्तिशाली हैं। यह नीति आक्रामक सैन्य विस्तार, उपनिवेशवाद, नौसेना निर्माण और वैश्विक प्रभाव को बढ़ाने पर केंद्रित थी, जिसकी वजह से वैश्विक स्तर पर असंतुलन फैलता जा रहा था। ठीक है, और राष्ट्रवाद की भावना उत्पन्न होती जा रही थी। ठीक है, तो ये सब भी कारण है कि लोग भाई गुस्सा हो रहे थे, नाराज़ हो रहे थे। दूसरा है सैन्यवाद, कि जब आर्मी बढ़ेगी, मिलिट्री बढ़ेगी, तो देश में बेरोजगारी, गरीबी ये सब बनेगी, और वहाँ के जो नेता लोग होंगे वो कहेंगे भाई दूसरों की वजह से हमारा देश कमज़ोर हो रहा है, हमारी आम जनता साथ दे। तो मतलब जनता को भ्रमित करना भी मतलब कि गलत जानकारी दे के उनका मिसयूज़ किया जाता है, क्योंकि होगा ना, क्योंकि कभी भी जहाँ पे मिलिट्री एक्टिविटीज़ होगी वहाँ पे महंगाई तो बहुत बढ़नी है, क्योंकि बहुत खर्चा होता है इन सब चीज़ों पे। 19वीं शताब्दी के अंत और 20वीं शताब्दी की शुरुआत में यूरोपीय देशों ने अपने सैन्य बलों को तेज़ी से बढ़ाना शुरू कर दिया। विशेष रूप से जर्मनी और ब्रिटेन के बीच नौसेना निर्माण की होड़ लगी। हर देश अपने पड़ोसी देश से अधिक शक्तिशाली बनने की होड़ में लगा। इससे न केवल हथियारों की भंडारण बढ़ा, बल्कि युद्ध को एक संभावित समाधान के रूप में देखा जाने लगा कि ये सब रोकने के लिए भैया वेपन्स बनाने पड़ेंगे और लड़ाई होगी, तब ये सारी चीज़ें शांत होंगी, और कुछ नहीं हो सकता। जिससे क्या होगा, एक आगे चल के हवा लगी रही थी, चिंगारी लगी रही थी कि लड़ाई का रूप तो लेना है। जैसे महाभारत आप जानते हो कि युद्ध करने वाले यहाँ भी हैं, युद्ध करने वाले वहाँ भी हैं, तो दोनों की मेंटेलिटी क्या हुई, भाई जब तक युद्ध नहीं होगा तब तो शांति नहीं होगी, फिर भैया लड़ो। वही सारी चीज़ें हैं इसके अंदर। अब आता है गठबंधन प्रणाली। अब लोग अलायंस तो बनाएंगे कि कौन किसके साथ रहेगा, किसके साथ नहीं रहेगा। प्रथम विश्व युद्ध से पहले यूरोप में दो बड़े सैन्य गठबंधन बन चुके थे। पहला था ट्रिपल अलायंस, जिसमें जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी और इटली शामिल थे। दूसरा था ट्रिपल एंटेंट, जिसमें फ्रांस, रूस और ब्रिटेन थे। ये गठबंधन एक दूसरे के विरुद्ध खड़े थे और सुरक्षा के नाम पर बने थे कि भाई हम तो अपनी सुरक्षा कर रहे हैं, इसलिए हमने अलायंस कर रखी है।
लेकिन वास्तव में ये व्यवस्था इतनी जटिल हो गई थी कि किसी एक देश के युद्ध में जाने से पूरा यूरोप उसमें उलझ सकता है। कहने का मतलब ये है, आप समझ लो आपके 3 दोस्त हैं, ए बी सी, यहाँ लिख देता हूँ ए बी सी। यहाँ पे आपके 3 दोस्त आपके भी हैं, डी ई एफ, ठीक है। अब मान लो सी और डी के आपस में किसी वजह से लड़ाई होगी, सीधे भिड़ गए ये किसी चक्कर में। अब इनको अननेसेसरी इनको भी घुसना पड़ गया, भले छोटी सी बात पे इनकी कहा सुनी होगी जो भी है। अब सी ने इस पे डी पे हमला कर दिया। अब इनको पता है कि गलती सी की है, लेकिन फिर भी घुसना पड़ गया जानबूझ के। अब वो भी चुप नहीं बैठेंगे, ई और एफ वो भी घुसेंगे, यानी कि एक बंदे के चक्कर में सबको कूदना पड़ेगा ये लड़ाई की होड़ में, ठीक है। अब उसी तरीके से हमारा देश जब गुलाम था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुई बस उपनिवेश के नाम से, क्योंकि हम कंपनी के गुलाम थे उस टाइम। तो क्या करना पड़ा भाई, हमारी लड़ाई है नहीं फिर भी घुसना पड़ा, और जिसकी वजह से हमें बहुत हानियाँ हुई हैं। तो वही इसके अंदर बताई गई है कि ये सारी चीज़ें भी युद्ध का परिणाम बन गई। अब आता है राष्ट्रवाद। यूरोप में राष्ट्रवाद की भावना अत्यधिक बढ़ चुकी थी। भाई चाहिए आज़ादी चाहिए, हर देश अपनी गौरव, संस्कृति और स्वतंत्रता को सबसे ऊपर मानता है, क्योंकि हर देश मानता ही है। फ्रांस को जर्मनी से छीने गए अलायंस लॉरेन क्षेत्र की वापसी की चाह। अब ये कहेंगे कौन सा है, कि फ्रांस और जर्मनी की सीमा के बीच में स्थित है जिस पर कब्जा हो रहा था। तो भाई अपना इम्पोर्टेंट मांग रहे थे, ये सब नीचे लिखा हुआ है। जर्मनी अपने सैन्य और औद्योगिक विकास पर गर्व करता था। बाल्कन क्षेत्र में स्लाव जाति ने भी स्वतंत्रता की भावना प्रबल होगी, कि एक वहाँ क्षेत्र की मांग हो रही है, यहाँ पे कास्ट की मांग हो गई है। विशेष रूप से साइबेरिया में भी ये सब चीज़ें हुई। ये राष्ट्रवाद कई बार आक्रोश और टकराव का रूप ले लेता था, मतलब जो ये तनाव हो रहा है, ये लड़ाई हिंसक एक्टिविटी का रूप ले रहा है। इस भावना ने केवल बाल्कन को ही नहीं बल्कि पूरे यूरोप को भी युद्ध की ओर धकेलने में भूमिका निभाई थी, कि चलो कि वो हम अपने आप को इंसानी तौर पर इंडिपेंडेंट करेंगे, हम ज़मीन का एक हिस्सा खींचेंगे, जिसकी वजह से ये आग में घी का काम कर रहा था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की, ठीक है। ये आप इसमें पढ़ सकते हो। अलायंस लॉरेन ऐतिहासिक क्षेत्र है जो फ्रांस और जर्मनी की बीच की सीमा में आता है, यानी बीच का हिस्सा आता है। यह क्षेत्र 19वीं 20वीं शताब्दी में दोनों देश के बीच संघर्ष का मुख्य कारण बना। इसका भौगोलिक स्थिति, खनिज संसाधन और सांस्कृतिक पहचान के कारण यह क्षेत्र राजनीतिक और रणनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण हो गया था। जैसे कि लोग क्यूबा मिसाइल संकट जानते होंगे, कितना बहुत था, कि अमेरिका के बहुत पास का था, जिसने बहुत बड़े एरिया को कवर कर दिया था। उसी हिसाब से ये क्षेत्र था, जो कि संसाधनों के माध्यम से बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, जो कि किसी भी देश के लिए आर्थिक या सैन्य स्तर पर बहुत ज़रूरी था। तो यहाँ इसलिए लड़ाई झगड़ा स्टार्ट हो गया था। अब बाल्कन संकट, बाल्कन क्षेत्र उस समय यूरोप का बारूद का ढेर कहा जाता था, यानी बहुत है यहाँ पर। ऑस्ट्रिया, हंगरी, रूस, साइबेरिया और तुर्की जैसे देशों के बीच बाल्कन क्षेत्र पर वर्चस्व को लेकर गहन संघर्ष था। यहाँ के जो खनिज संसाधन थे बहुत, जो वेपन बनाने में यूज़ होता था। 2 बाल्कन युद्ध के बाद यानी 2 बार लड़ाई होगी, शांत नहीं हुई। स्लाव राष्ट्रवाद और राष्ट्रीय के विस्तारवादी नीतियों के बीच टकराव होता गया, जिसकी वजह से आगे चल के फर्स्ट वर्ल्ड वॉर क्या हो गया, रूप ले लिया गया, ठीक है। यानी कि बाल्कन एक ऐसा क्षेत्र जहाँ पे बहुत अच्छे संसाधन थे, जो हथियारों के लिए लाभदायक था, जिसको पाने के लिए लड़ाई झगड़ा होता रहता था, ठीक है। अब आता आज, जैसे आपने स्कूल में पढ़ा होगा, वो था जब पेट्रोल के लिए अलग इराकी जैसे देशों पे कब्जा हमला कर रहे थे देश, ये अमेरिकन कंट्रीज़ के यहाँ पे है व्यापार है, लेकिन कुछ नहीं मिला। अब आता ऑस्ट्रिया के राजकुमार की हत्या। 28 जून 1914 को ऑस्ट्रिया हंगरी के राजकुमार फ्रांस फ्रेंडिकी की हत्या बोस्निया की राजधानी सेरेजेवा में एक सब राष्ट्रवादी ने कर दी थी, जिसकी वजह से ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो गया था। यह हत्या एक छोटी घटना का प्रतीक थी भले, लेकिन भाई एक किसी देश का राजा मर गया तो दिक्कत तो होगी ना, पर यह पहले से मौजूद तनावों के बीच चिंगारी का काम कर गई कि भाई यहाँ तो राजा कोई भी सुरक्षित नहीं, हमारा लीडर कैसा मार दिया, तो भैया लड़ाई झगड़ा तो होगा। अब गांधी को देखो, गांधी ने इतनी सारी चीज़ें करी, विद्रोह करा। अगर अंग्रेज लोग चाहते तो गांधी कर सकते थे, बहुत एक्टिविटीज़ कर सकते, लेकिन वो डर रहे थे
अगर ऐसे व्यक्ति को जिसका जनता का बहुत समर्थन है अगर कुछ भी किया तो बहुत बड़ा विद्रोह हो सकता है। ठीक है, तो इसलिए सीधे तौर पे कभी भी अंग्रेज लोग भिड़ते नहीं थे। उस हिसाब से ये राजा आदमी था, उसको मार दिया तो भाई विद्रोह तो होना ही था। आसिया ने साइबेरिया को एक कठोर अल्टीमेटम दिया और 10 मांगे रखी, यानी कि 10 पॉइंट रखे थे कि भैया हमें दे दो, बल्कि ये शर्तें पूरी नहीं हुई, अस्वीकार नहीं हुआ, जिसके कारण 28 जुलाई 1914 को साइबेरिया पर हमला कर दिया गया और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो गया, जिसकी वजह से आप देख सकते हो कितनी ज़्यादा जनहानि हुई। अब आता है गुप्त संधियाँ, साथ का बंधन दूसरे से हाथ मिला रहा है, तो जिसकी वजह से मनमुटाव तो होगा ही होगा। यूरोपीय देश के बीच अनेक गुप्त संधियाँ और समझौते हुए जिनकी जानकारी अन्य राष्ट्रों को नहीं थी। इससे देशों के भी भरोसे की कमी हुई। हर देश ये मानता था कि दूसरा उसके विरुद्ध षड्यंत्र रच रहा है। ये संदेह और अविश्वास युक्त मानसिकता को बढ़ावा देता है। ठीक है, जिसके साथ खाना खा रहे हैं तो ऐसा लगता है कि यही हमारा दुश्मन है। अब इसके कुछ संबंध है जर्मनी ऑस्ट्रिया की संधि, फ्रांस और रूस की संधि। ठीक है, जिसकी वजह से क्या हो रहा था, आपस में मनमुटाव भी शुरू हो रहा था कि सच में हमारे साथ ये लॉयल है कि नहीं है। ठीक है, अगला है हमारा प्रेस और प्रचार का प्रभाव। अब प्रेस और प्रचार का प्रभाव आप सभी को पता है कि दोनों तरफ की मीडिया, जब इंडिया पाकिस्तान का जब हुआ था थोड़ा बहुत, ये भी रिसेंट जो लड़ाई हुई तो दोनों तरफ की मीडिया पता नहीं क्या 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 दिखा रही थी, ये मार दिया वो मार दिया, फलाना कर दिया, ढिमका कर दिया, परमाणु बम ऐसी तोड़ी रखा है, दिखाने के लिए तोड़ी रखा है, दुनिया भर की बातें, जिसकी वजह से क्या होता है, आक्रोश पैदा होता है, विरोध पैदा होता है। ठीक है, एक गलत इमेज स्थापित हो जाती है, ना चाहते हुए भी लड़ाई का माहौल बनने लग जाता है। ठीक है, जो आगे चल के एक बहुत बड़ी हिंसक लड़ाई का रूप ले सकती है। ठीक है, तो ऐसे ही हुआ। और जिन देशों ने एक दूसरे की गुप्त संधियाँ भी देख लो, जिन देशों ने आपस में एक दूसरे का साथ दिया था, जैसे इटली ने साथ दिया था, जानकारी की उसको लगा था कि आगे चल के ये मेरे को मित्रराष्ट्र जो भी हैं मेरी हेल्प करेंगे, लेकिन उस पर क्या करेगा किया, जुर्माना, लड़ाई का युद्ध का हर्जाना, ये सब थोप दिया गया, जिसके चक्कर में बहुत उसके मन में मनमुटाव पैदा हुआ और आगे चल के फांसीवाद, मुसोलिनी जो था वो सब रूप लिया और हिटलर जैसे व्यक्ति का भी जन्म हुआ, जिसने सेकेंड वर्ल्ड वॉर का रूप लिया, जिसने दूसरा विश्व युद्ध स्टार्ट करवा दिया था, जिसमें मेन रोल दो मुसोलिनी और हिटलर, इनका मेन रोल ज़्यादा था, क्योंकि जो अपमान इनका यहाँ हुआ था उस अपमान का बदला लेने के लिए। क्योंकि अब ये जो ये नीतियाँ पढ़ेंगे ना वार्सा पेरिस सम्मेलन, तो वहाँ आपको पता चल जाएगा। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के आपने कारण समझ लिए कि क्यों क्यों हुआ था, अब इसके क्या परिणाम है, परिणाम आ जाए चाहे प्रभाव आ जाए, दोनों में एक ही चीज़ लिख देना एग्ज़ाम में।